आज हमारे स्टूडियो में हमारे बातचीत के मंच पर उपस्थित हैं चर्चित युवा कवि, कहानीकार, उपन्यासकार और फिल्मकार भूमिका द्विवेदी। हमने कंटेंट हमारे से चुरा चुरा के लोगों ने इतनी कहानियां, आसमानी चादर जो पहला उपन्यास है, 3 उपन्यास अब तक आ चुके हैं, उस आसमानी चादर में कितनी कहानियां निकाल निकाल के मैंने खुद पढ़ी है लोगों की कि ये देखो ये वहां से। तो साहित्य पान की दुकान बना दी। अब उस पत्थे में बहुत सारा अरारोट और बहुत सारी नकली दवाइयां और बहुत सारा खून भी थक के घोल दिए गए। ये बहुत लोगों को चूना बहुत लोगों को लगा दिया गया है। तो एक पान की दुकान है हमारा साहित्य का पूरा मंच आज की तारीख में। अब उस दुकान में अच्छे लोग भी आते हैं, है ना, अड्डेबाजी की दुकान में होती, गैंग वार्स भी होती, बहुत भले लोग भी आते हैं। भूमिका द्विवेदी के बारे में मैं थोड़ा सा बता दे रहा हूं, बाकी तो भूमिका द्विवेदी से बहुत सारी बातें होनी है, मुझे करनी है। भूमिका द्विवेदी ने अपनी बेसिक पढ़ाई इलाहाबाद से की। उसके बाद से वो पढ़ने के लिए दिल्ली आ गई और जेएनयू में प्रवेश ले लिया। उन्होंने 2011-12 में द लास्ट ट्रुथ का अनुवाद किया। फिर उसके बाद से 2017 में उनका एक कहानी संग्रह आया जो ज्ञानपीठ से पुरस्कृत हुआ। कहानी संग्रह का नाम था बोहनी। 2018 में इनका एक उपन्यास आया आसमानी चादर, जो साहित्य भंडार इलाहाबाद से प्रकाशित हुआ और पुरस्कृत भी हुआ। फिर 2019 में इनका एक उपन्यास प्रकाशित हुआ सामयिक प्रकाशन से, किराए का मकान। फिर 2020 में पेंगुइन से इनका एक कहानी संग्रह प्रकाशित हुआ, खाली तमंचा, और उपन्यास सामयिक प्रकाशन से स्मैक। ये कविताएं भी लिखती हैं, लेकिन कविताएं ये प्रकाशित होने के लिए नहीं बेचती, अपने लिए लिखती हैं, अपने मन के भावनाओं को प्रकट करने के लिए लिखती हैं। भूमिका द्विवेदी जी ने इसके अलावा डॉक्यूमेंट्री फिल्में भी बनाई हैं गालिब और मीर पर। अब मैं भूमिका द्विवेदी जी से आग्रह करूंगा कि वे अपने बारे में थोड़ा बताएं कि उनका जन्म कहाँ हुआ और उनका बचपन कहाँ बीता। भूमिका द्विवेदी, नमस्कार। सभी दर्शकों को नमस्कार, सभी मेरे श्रोताओं को नमस्कार। अरविंद जी आपको नमस्कार। अपने साहित्य के अनुरागी आप हैं और सबको एक मंच देते हैं, बहुत आपको नमस्कार, बहुत आभार। क्या बताना शुरू करूं, कहाँ शुरू कराना शुरू करूं, बताएं। आपका जन्म कहाँ हुआ, आपने बचपन की पढ़ाई कहाँ बीती, आपने पढ़ाई कहाँ की, फिर उसके बाद से बचपन से शुरू करते हैं। देखिए, मैं इलाहाबाद की रहने वाली हूँ। इलाहाबाद में मेरा जन्म स्थान है। इलाहाबाद से पढ़ाई की है मैंने, ये किया है, से 10 साल पढ़ा है इलाहाबाद यूनिवर्सिटी, और फिर यहाँ जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में थोड़े दिन पढ़ाई की है और दिल्ली यूनिवर्सिटी में की पढ़ाई, तो 3 विश्वविद्यालयों में पढ़ाई की है। लेकिन मूलतः इलाहाबाद की हूँ, इलाहाबादी जीवनों से ये है। पढ़ाई लिखाई का तो ये सिलसिला है। और इलाहाबाद भी हमारे घर में माता पिताजी का जन्म तो इलाहाबाद का ही है, लेकिन उसके पहले अगर और पीछे जाएं थोड़ा सा, अगर पारिवारिक पृष्ठभूमि और देख रहे हैं, तो पितामह हमारे आए थे बुंदेलखंड एरिया से, झांसी से। बेसिकली वो इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में पढ़ाई के लिए आए थे। फिर संस्कृत विभाग में इलाहाबाद विश्वविद्यालय में वो प्रोफेसर हुए, संस्कृत दर्शन पढ़ाते रहे
डिवाइड कर लिया जाता है। जैसे विषय कि व्याकरण है इंग्लिश में, जैसे तो इंग्लिश ग्रामर, इंग्लिश लिटरेचर, इस तरीके से डिवाइड करते हैं। तो संस्कृत डिवाइड होता था 4-5 कैटेगरीज में। तो उसमें ग्रामर होती थी, संस्कृत व्याकरण, संस्कृत दर्शन, संस्कृत साहित्य। तो उसमें सबसे गुरु होता था संस्कृत दर्शन, वो पितामह पढ़ाया करते थे, संस्कृत विभाग इलाहाबाद विश्वविद्यालय में। फिर इलाहाबाद विश्वविद्यालय में पितामह मतलब ग्रैंडफादर, ग्रैंडफादर, पिता के पिता। हाँ। ये कभी झांसी में हमारा ओरिजिन था, हमारी मिट्टी जो है बुंदेलखंड की ही आप कह सकते हैं। हालांकि मेरे माता पिता इलाहाबाद में, मैं भी इलाहाबाद में नेचुरली जन्मी हूँ, लेकिन पितामह जो है वो कभी बुंदेलखंड से आए थे और उन्होंने यहाँ पे पढ़ाई की थी, पढ़ाई के सिलसिले में आए थे। तो फिर पितामह संस्कृत विभाग में पढ़ाते रहे। फिर बाद में उन्होंने, ये उस जमाने की बात है जब बहुगुणा जी जो हैं, हेमवती बहुगुणा जी, इन्होंने सैलरी हाई नहीं की। तो उस वक्त सैलरीज अध्यापकों की बहुत कम हुआ करती थी। आजकल के प्रोफेसर्स हैं जैसे लाखों हर महीने लेते हैं, विदेश में अपने बच्चों को पढ़ाते हैं, ये उस जमाने की बात नहीं है। पितामह के टाइम में मास्टर की बहुत कम तनख्वाह हुआ करती थी, वो चाहे यूनिवर्सिटी में पढ़ा रहे हो और चाहे किसी छोटे विद्यालय में पढ़ा रहे हैं। तो फिर पितामह ने एक समय के बाद, उन पर खर्च काफी था, 6 भाई बहन थे मेरे पिता, तो उन्होंने ये छोड़ दिया और उन्होंने वकालत शुरू की। फिर वो वकालत में बहुत ही चर्चित और बहुत ही लोकप्रिय और बहुत ही प्रसिद्ध नाम बनाया उन्होंने, बहुत सुप्रतिष्ठित नाम था। इंदिरा गांधी जी का एक मुकदमा हमारे यहाँ आया था और उन्हें हार कर जाना पड़ा था। राम जेठमलानी जी इस बात की तस्दीक करते, वो है नहीं, मैंने उन पर संस्मरण लिखा था, उसमें इस टुकड़े को डाला था कि तब वो नए नए थे, राम जेठमलानी की उम्र के आसपास मेरे पितामह थे, तो सहपाठी भी कुछ दूरी तक रहे हैं। तो इंदिरा गांधी जी वाला भी एक मुकदमा जब बाबा ने जीत लिया था तो बड़ा हो गया था। तो बाबा ने लॉ में बहुत ज्यादा नाम कमाया था, विभाग में तो जो थे वो थे ही, उसके बाद फिर वो जज बने। तो पितामह ने ही, मैं अपने पितामह से बहुत इंस्पायर और बहुत प्यार करती हूँ। बाबा का अभी भी देहांत हुआ है, नीलाद्री के जाने के अगले साल पितामह हमारे चले गए, तो बहुत ये दुखद रहा। तो पितामह का ही इम्प्रेशन है, पिताजी पितामह ही है। सब लोग कहते हैं पितामह के बाद हमारे घर में भूमिका है जो एकदम बाबा के पैरों को निशान पे आगे बढ़ रही है। बाबा हमारे, और जब मैं दिल्ली आई थी तो सबसे ज्यादा बाबा को ही दुख भी हुआ था और किसी को इतना दुख नहीं हुआ था, मुझे ऐसा लगता है। तो मेरी पढ़ाई नेचुरली इलाहाबाद से। अच्छा, फादर आपके, फादर क्या करते थे आपके? मेरे फादर हैं और वो राजनीति से जुड़े हुए व्यक्ति हैं, राजनीति ही उसका करियर रहा है। हालांकि आप इलाहाबाद को अगर जानते हैं तो आपने देखा होगा कि हर गुंडा और हर वकील, हर गुंडा और हर राजनीतिक आदमी वकील जरूर होता है। ये यदि आप इलाहाबाद को जानते होंगे तो आपको पता होगा। तो उन पर उस जमाने में जब वो विद्यार्थी थे तब गुंडा एक्ट लगा था, उस वक्त लगा था जब वो विद्यार्थी थे। इमरजेंसी के दौरान उन्होंने बड़ा ही, मतलब, तो लोग कहते भी थे कि इनके जो डॉक्टर हैं हमारे, वो इतने अच्छे रास्ते में नाम कमा रहे हैं, ये जो है ये कहाँ जा रहे हैं, क्या क्या इनके ऊपर सुनाई पड़ रहा है। तो बहुत माहौल घर का जो था हमारा बड़ा राजनीतिक साहित्यिक बाबा की वजह से था। बाबा को अरबी आती थी, बाबा ने शौक से पढ़ी, बाबा को फारसी आती थी, संस्कृत के वो प्रोफेसर ही थे। तो बाबा इस तरह से थे, पापा का नाम इस तरह से था कि वो बहुत ज्यादा दबंग टाइप के आदमी हैं और बहुत, अरे अब मैं आपको एक मामले में एक छोटी सी घटना बताऊंगी, मुझे बहुत मजा भी आएगा। एक बार क्या हुआ कि नीलाभ जो है ये आए इलाहाबाद, परिचय इनका, एक प्रोफेसर आए तो उन्होंने कहा कि नीलाभ ने परिचय दिया कि ये डॉक्टर रामशंकर द्विवेदी जो है उनकी ग्रैंड डॉटर है, ये परिचय दिया। तो उन्होंने कहा अच्छा, तो उन्होंने कहा क्या है, तो फिर उन्होंने पिता का बताया। तो वो ऐसे ही कुर्सी में आराम से बैठे हुए थे। प्रोफेसर ललित जोशी हैं, वो इतिहास भाग में वहाँ पढ़ाते हैं, तो यूँ कुर्सी में यूँ झूल के आराम से अपने मित्र नीलाभ जी से बातें कर रहे थे। तो एकदम से उन्हें जब ये सुनाई पड़ा
एकदम से शॉक रह गए। बोलते क्या नाम लिया नीला भाई, आपने क्या नाम लिया? तो उसने कहा यही नाम बताया है तुम्हें, मुझे आवाज आया। फिर ये नाम बताया था ना तुमने? तो मैंने कहा जी हाँ यही नाम है। तो एकदम स्थिर हो गए। बोलते कहाँ से ले आए हो लड़की, पता है वो किसके घर की है, वो कितने बड़े मतलब गैंगस्टर लोग हैं। तो इस तरह का परिचय एकदम से नीलाभ को मिला और नीलाभ एकदम कहने लगे भाई अभी तक तो मेरे नाम के आगे जुड़ता था कि मैं प्रोड्यूसर हूँ, मैं पत्रकार हूँ, मैं कवि हूँ, मैं ब्रॉडकास्टर हूँ, मैं के घर का दामाद भी हूँ। ये मुझको आज टाइटल मिल रही है। तो इस तरीके से परिचय कुछ था कि बाबा का नाम तो बहुत अच्छा था, क्योंकि नीलाभ ने हमें से इलाहाबाद ले गए। हमारी शादी दिल्ली में ही हुई। जब इलाहाबाद से हमें दिल्ली इलाहाबाद में लेकर गए तो वो लोक भारती में दिनेश ग्रोवर जी का दफ्तर था, तो वहीं पे बिठाया उन्होंने। तो बाकी सब लोगों ने कहा अरे ये डॉक्टर रामशंकर त्रिवेदी जी की ग्रैंड डॉटर है, अरे अब तो आप उसके घर के दामाद हो गए। लेकिन ये जो पापा का नाम बीच में आ गया, ठीक है, मतलब बहुत ही माहौल अलग सा हो गया। तो मुझे लगता है कि पापा ने काफी दूसरी क्षेत्र में नाम बनाया हुआ है, और बाबा का तो सदियों से रहा। यूनिवर्सिटी में, स्कूल में, कॉलेज में, यहाँ पर भी देवी प्रसाद त्रिपाठी मेरे लोकल गार्जियन थे। दिल्ली में जब मैं आई पढ़ने तो फॉर्म में भरना था मार्कंडे काटू अंकल और ये डीपीटी, ये दोनों पितामह से ही परिचित होकर फॉर्म में नाम डलवाया। तो ये है प्रारंभिक। फिर तो दिल्ली आ गए, फिर तो दिल्ली के ही हैं, 10 साल हो गए करीब। 10-11 बैच में आई थी, 11-12 बैच में थी। तो आपके जो लिखने पढ़ने की जो प्रतिभा है आपकी, वो आपके मुझे लगता है ग्रैंडफादर की तरफ से आपके आई है। जी 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 बिल्कुल बिल्कुल, शौक की वजह से। दोस्तों यहाँ पर मैं बता दूं, क्योंकि नीलाभ जी का जिक्र भी चला है, तो मैं बता दूं कि भूमिका जी जो हैं वो नीलाभ की पत्नी हैं। और ये बहुत दुख की बात है कि नीलाभ जी का देहांत बहुत जल्दी ही हो गया। बाकी भूमिका जी दिल्ली जब आई तो दिल्ली में आपने क्या क्या पढ़ाई की? हाँ, दिल्ली में मैंने एमफिल किया, एमफिल में एडमिशन लिया यहाँ जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी। फिर एग्जाम नहीं दिया उसका, रही हॉस्टल मिला, ताप्ती में रहती थी, यमुना में रही काफी दिन, ड्रॉप किया 1 साल, घूमते रहे, यही देखते थे माहौल दिल्ली का। फिर जेएनयू को छोड़ के सेम चीज हमने दिल्ली यूनिवर्सिटी में एडमिशन लिया और डिग्री हमको पास एमफिल किया था मैंने यहाँ। इंग्लिश साहित्य से ही मेरा एमए था और कंपैरेटिव लिटरेचर से मेरा एमए था। कंपैरेटिव लिटरेचर में हमें 6 साहित्य पढ़ाए गए थे, जो हमारी यूनिवर्सिटी में 6 थे: हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत और फारसी, अरबी, अंग्रेजी से सेपरेट एमए मैंने किया हुआ था। हमारे विभाग में हमारे सीनियर बच्चन साहब थे, हरिवंश राय बच्चन जी थे, जी थी, देव साहब थे, फिर आप गोरखपुरी हमारे डिपार्टमेंट के हैं। तो इंग्लिश डिपार्टमेंट इलाहाबाद यूनिवर्सिटी से मैंने एमए किया, दूसरा एमए कंपैरेटिव लिटरेचर से किया और फिर उससे एमफिल में एडमिशन लिया और फिर उसी से एमफिल किया इंग्लिश में दिल्ली। तो जब आप इलाहाबाद में पढ़ रही थी तो हरिवंश राय बच्चन थे वहाँ पे? ना, मतलब तो मैं इतिहास बता रही हूँ अपने विभाग का, हमारे ये विभाग का ये इतिहास। हाँ, वो बहुत सीनियर थे, वो तो मतलब मेरे ख्याल से उनका देहांत भी हो चुका था जब हम लोग वहाँ पढ़ रहे थे। एएन जहाँ हॉस्टल में मैं रुका भी हूँ कई बार। अच्छा, एएन जहाँ पे मेरे पितामह अंतर्वासी रहे हैं वहाँ पर बाकायदा। हाँ, तो अगर पता होता तो आपको वही रूम दिलवाया जाता, आप हमारे अतिथि होते। तब आप पता नहीं कहाँ थी। नहीं थे। हाँ, पता नहीं आप कहाँ थी। और मुझे याद है कि जब मैं वो फर्स्ट फ्लोर पे कमरा था और सीढ़ी के पास एक तस्वीर पेंटिंग लगी थी, वो शायद एएन झा की तस्वीर थी। जी, एएन झा भी हमारे विभाग से ही हैं, इंग्लिश इनके ही थे, वो हेड ऑफ डिपार्टमेंट, वो वहीं के थे। जी एचओडी भी हुए थे। जी बिल्कुल सही आप। हाँ, तो ये बताइए कि बचपन तो आपका जो ठीक ठाक मतलब जो है अपने परिवार की छत्रछाया में, अपने ग्रैंडफादर की छत्रछाया में बीता, और यूनिवर्सिटी आप आ गई। यूनिवर्सिटी में भी ग्रैंडफादर और फादर दोनों के नाम की वजह से
तो आपका डंका बजता होगा वहां पर। नीलाभ जी से परिचय कैसे हो गया आपका? हाँ, ये आपने अच्छा किया कि ऐसा है कि बहुत पीछे चलते हैं थोड़ा सा, फिर बताते हैं कैसे परिचय हुआ। देखिए ऐसा है कि हम लोग के परिवार में, जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम लोग बुंदेलखंड से आते हैं। पितामह मेरे बुंदेलखंड के। बुंदेलखंड की जो मिट्टी है वो थोड़ी रिबेलियन किस्म की है, रिबेलियन किस्म की है। झांसी की रानी वहीं से हैं, ये फूलन देवी, ये बुंदेले हरबोलों के मुँह सुपुत्रा कुमारी चौहान जी हैं। मतलब कई बहुत से रिबेल वाले जो हैं, जिन्होंने रिबेलियन वाले भूमिकाएं अदा की हैं, ये सब हमारे बुंदेलखंड से आते हैं। तो हमारे परिवार में भी कुछ इसका ऐसा असर रहा कि हमारे परिवार का जो पहला सदस्य है वो थोड़ा सा रिबेलियन है। जैसे पितामह को देख लीजिए आप, डॉक्टर रामशंकर द्विवेदी बाबा जो है, ये इस तरह से रिबेल करके आए थे क्योंकि उनके यहाँ पढ़ाई का तो बड़ा माहौल नहीं था। वो सब सामंतवादी और रूढ़िवादी, बहुत परंपरागत परिवार हमारा रहा है उधर से, लेकिन वहाँ पे पढ़ाई की बड़ी वैल्यू नहीं है क्योंकि इतना सारी जमीनें हैं, इतने बड़े बड़े हमारे प्रॉपर्टीज और ये सब है, तो क्या जरूरत है पढ़ाई लिखाई करने की। लेकिन बाबा को कुछ पढ़ने का शौक, वो वहाँ पास में भी मस्जिद और क्या हुआ करती थी, तो मौलवी साहब के साथ बैठ के अरबी फारसी पढ़ा करते थे। तो बाबा ने एक रिबेल करके इलाहाबाद आया पढ़ाई करने के लिए। पिता ने हमारे एक रिबेल नया किया, वो बाबा से अलग होके एक नए कोठी उन्होंने खरीदी, वो जाके स्टार्ट की। मैं भी रिबेलियन अपने घर की इकलौती मैं हूँ लड़की, तो मैं रिबेल करके दिल्ली आ गई पढ़ने की। अब यहाँ हम अपनी क्या करें, हमारे और नीलाद जी का मिलने का क्या सिलसिला रहा ये बता रही हूँ। तो जब मैं थी जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी के हॉस्टल में ताप्ती में, यहाँ पे लोग हाफ पैंट पहन के लड़कियां घूम रही थी, यहाँ पे कटी बनियाइन पहन के लड़कियां घूम रही थी, तो मुझे बड़ा हैरान होती थी मैं कि मैं कहाँ आ गई हूँ। तो इस चीज़ को और इलाहाबाद को, इस दोनों को बैलेंस बनाने के लिए दिमाग में एक सहारे की ज़रूरत थी। वो सहारा मेरा लिखना बना। लिखने की शुरुआत जो भी है, बचपन का तो बाद में बताएंगे जब है, अभी जो प्रॉपर है, मैं सबसे पहले जो चीज़ मैंने लिखी है वो एक उपन्यास है। यूँ तो वो लिख रही थी मैं क्योंकि बहुत परेशान थी कि मुझे इलाहाबाद याद आता था, यहाँ का माहौल मुझे बहुत अच्छा लगता था। तो मैं सोची थी मैं क्या करूँ, तो फिर वो सारे अपने दुख दर्द जो है लिखती रहती लैपटॉप पर। इसी बीच एक कहानी लिखी मैंने। अच्छा, यहाँ जो है बड़ा वामपंथी प्रभाव है जेएनयू के माहौल में, तो इमरजेंसी की बातें बहुत होती थी। मुझे याद आता था कि इमरजेंसी में पापा को जेल जाना पड़ा था। वो उस समय विद्यार्थी थे, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी के छात्र नेता थे, बड़े छात्र नेता थे, बड़ा नाम था। तो उनको जेल भेज दिया। तो उस वक्त तो मुझे याद आती रही ये सारी घटनाएं कि पापा बताते थे, दादी बताती थी। अभी जब आदमी लैपटॉप के सामने बैठता है तो वो ऐसे तो करता नहीं, कट कट कुछ लिखने लगे तो याद करता है ऐसा हुआ था वैसा हुआ, तभी कुछ क्रिएट कर पाएगा। तो मुझे याद आती थी इलाहाबाद की और बाबा की सारी बात। ओके, तो उसमें एक कहानी मेरी मैंने प्रकाशन में भेजी, तो पहली ही बार में मतलब उन्होंने पसंद कर ली और छप गई। वो थी काला गुलाब। वो इमरजेंसी पर कहानी, मेरे माता पिता का प्रेम विवाह था। ये भी रिबेलियन है हमारे घर में, ये एक बहुत बड़ा रिवोल्ट है, कि बहुत ही रिवोल्यूशनरी कदम है मेरे घर के हिसाब से। जिस परंपराओं और रूढ़ियों और सामंत बाध्यता से हम लोग बंधे हुए लोग हैं, वहाँ मेरे बाप का ये बहुत बड़ा कदम था। मेरे पिता की ये बहुत ही बड़ा स्टेप था कि वो एक प्रेम विवाह कर रहे हैं, वो भी अपने साथ में पढ़ने वाली किसी लड़की से, हर एक मतलब यूनिवर्सिटी के साथ में। तो उस पर मैंने एक कहानी लिखी कि वो एक इमरजेंसी का दौर है और एंटी कांग्रेसी लोगों को किस तरह से सताया जा रहा है, और वो जो चंदन नाम का छात्र नेता है उसे कैसे दौड़ाया जा रहा है, वो जेल में किस तरीके से है, और उसकी प्रेम कहानी भी उसमें थी। इस टाइप की तमाम चीज़ें मैंने उस कहानी में लिखी। ये कहानी इत्तेफाक से नीलाभ जी ने कहीं से पढ़ी। अच्छा, नीलाभ जी को मेरा नंबर मिले इससे पहले नीलाभ जी ने जनसत्ता में कांटेक्ट किया कि ये कहानी किसने लिखी है, भूमिका द्विवेदी कौन है, मेरा इस नंबर पर। तो नीलाभ को नंबर देना तो कोई भी स्वीकार नहीं करेगा कि ना दे, लेकिन फिर भी उन्होंने कहा कि सर हम निकाल लें, हमारे रिकॉर्ड्स में है, हम निकाल कर आपको देते हैं। और इस बीच में मुझे फ़ोन किया, बोले कि नीलाभ जो है वो आप नंबर मांग रहे हैं। अभी
ये तो हिंदी की राइटर हो गई है तो इसको तो पता ही होगा। और मैं ऑनेस्टली कह रही हूँ, मुझे बिल्कुल भी नहीं पता था कि मैं हिंदी की लड़की नहीं थी, मैं संस्कृत की थी, मैं इंग्लिश की थी, पर मैं हिंदी की नहीं थी। मेरा अगर हिंदी अच्छी भाषा अगर है, कमांड है भाषा पे, तो संस्कृत के कारण है, अगर सही है तो मुझे नहीं पता था कि नीलांबी कौन है। तो कि अरे वो कवि हैं बहुत बड़े। तो मैंने कहा दिल्ली में हर आदमी यही कहता है कि मैं कवि हूँ, तो कौन है कवि? तो बोले अरे नहीं आप जानती नहीं है, वो फर्स्ट साहब के बेटे हैं, अरे वो कवि हैं, अगर उनको नंबर नहीं देंगे तो आप मैंने नहीं, हम लोगों से खफा हो सकते हैं, वो कुछ भी कर सकते हैं। तो मैंने कहा ऐसा कौन सा मतलब आदमी है कि वो कुछ भी कर सकता है, वो मेरा नंबर मांग रहा है और मैं गुंडे बाप की बेटी, नेता की ये तो मैंने कहा हाँ दे दो नंबर, देख लेंगे क्या क्या मामला है, मैं देख लूंगी। तो इनका फोन तो भैया इतनी विनम्रता से आया, इनका फोन जब पहली बार आया तो ऐसे मतलब ऐसे आया। जी मैं भूमिका जी से बात कर सकता हूँ? भूमिका जी थोड़ी बहुत तो मिलिटेंसी आपके अंदर फादर की तरफ से आई ही होगी। बिल्कुल बिल्कुल, अंत तक है, आज भी है। और नीलाभ कह भी रहे थे कि गुंडे के कान से जुड़ गया। बिल्कुल, तो इसीलिए हम लोगों का पैचअप कुछ अच्छा था, हम लोगों की जो अंडरस्टैंडिंग और हम लोगों की जो इतनी गजब की बॉन्डिंग थी, ये इसी वजह से है कि हम गुंडई साइड से आ रहे हैं और पढ़ाई लिखाई कोई नीलाभ वाला से। नीलाभ खुद, मैं कहती थी तुम एक साहित्यिक गुंडे हो, मैं नीलाभ से ऐसे कहती थी कभी कभी, और बाबा की तरह तुम्हारे पिता हैं, यानी अश्क साहब जो हैं वो इतने पढ़े लिखे, सौम्य, इतने शांत और सिर्फ पढ़ाई लिखाई की बात करने वाले और बहुत दायरों में मर्यादाओं में रहने वाले, ऐसे मेरे ग्रैंडफादर हैं। और तुम तो हो ही पापा से बड़े, क्योंकि नीलाभ पापा से बड़े थे उम्र में। तो इन्होंने फोन कर बोला कि बात करना है आपसे, और आपने बड़ी अच्छी कहानी लिखी है, उस कहानी में मैं आपका एक प्रशंसक बोल रहा हूँ। तो बोले हाँ जी कौन, क्योंकि मैंने तो नीलाभ जी का नंबर लिया नहीं था, तो मेरे फोन में तो नया नंबर आया। तो मैंने कहा जी कौन बोल रहा है? तो बोले कि जी मैं आपका एक प्रशंसक बोल रहा हूँ। तो मैंने कहा जी अच्छा प्रशंसक जी, बोले क्या है? तो बोले आपकी कहानी बहुत अच्छी लगी और ये है और वो है और वो, तो नचाते रहे और फिर बताते रहे कि बहुत अच्छा कहाँ है। तो मैंने कहा रहती तो वही JNU में ही हूँ, हॉस्टल में ही, लेकिन अभी क्योंकि ये कहानी देखिए, अभी आपको तारीख याद ध्यान रखनी चाहिए, 19 मई 2013 को छपी और हमारी तो शादी हुई 6 जून 2013 को। आप देख रहे हैं 10 दिन का मैक्सिमम गैप है, 19 तारीख से 6 तारीख में बहुत कम दिन का अंतर है। तो बोले नहीं हमें आपसे मिलना है। तो कह रहे आपकी आवाज़ बहुत अच्छी है, वैसे बोले कि आपकी लिखनी तो जो है आवाज़ आपकी बड़ी अच्छी है और मुझे आपसे ज़रूर मिलना है। तो मैंने कहा मतलब किसी भी आवाज़ अच्छी लगेगी तो आप उससे मिलने पहुंच जाएंगे, आप इस प्रकार के प्रशंसक हैं। तो बोलते हैं नहीं मैं इस प्रकार का नहीं हूँ, मैं अच्छा साहित्यकार ढूंढ के तब उसे मिलने जाता हूँ। तो मैंने कहा और आवाज़ चेक करने के बाद ठीक है। तो ये नहीं पता है कि मैं ब्रॉडकास्टिंग में लंदन में रहा हूँ तो मुझे आवाज़ की परख है, ये सब उन्होंने मुझे बताया नहीं था। तो फिर अभी तो मैं इलाहाबाद आई हूँ, मई का महीना है, गर्मी की छुट्टी हुई है, मैं आऊँगी जल्दी, क्योंकि मेरे हॉस्टल में बहुत सारी पेंडिंग चीज़ें हैं, मेरे बहुत सारे पोस्ट रखी है, बहुत सारे कुरियर आए हैं, मुझे वो देखना है, तो मुझे बहुत जल्दी आना है, मैं आऊँगी तो मैं बताऊँगी। तो लेकिन मेरा मन नहीं था, मुझे JNU में मन नहीं लगता था बहुत ज़्यादा, मुझे बाहर मन लगता था, थिएटर में मन लगता था, अच्छे नाटक देखने में मन लगता था, अच्छी गज़लें सुनने, अच्छे प्रोग्राम दिल्ली में देखने में लगता था, लेकिन अंदर मुझे मन नहीं लगता था। वो वामपंथी जबरदस्त जो माहौल था, किसी के कमरे से निकल रहा होता था, ये सब माहौल मुझे बहुत पच नहीं रहा था। आई couldn't digest that thing very well। लेकिन JNU में तो पढ़ने लिखने वाले भी लोग रहते हैं काफ़ी। हाँ तो कोई उसीलिए तो रह रही थी, वरना तो मैं छोड़ के जा चुकी होती मैं रह उसीलिए रही। तो थिएटर वहाँ बच्चे से शुरू होता था, कैन यू बिलीव दिस? वहाँ पे जब मेस खाली होता था, मेस पे हम लोग रिहर्सल करते थे और 8 से 10 खाने का टाइम होता था, 10 बजे तक झाड़ू पोछा लग के जब मेस खाली होता था। अब बताइए 10 बजे से शुरुआत हो रही है थिएटर के रिहर्सल की, ये 12-1-2 तक जाएगी, है ना? तो माहौल काफी अलग, मैं 4 बजे सुबह उठना है, सूरज को उगते हुए जल चढ़ाना है, तो थोड़ा सा दिक्कत आती है। तो मैं नीलाभ से यही कह रही थी कि नीलाभ जी से मैंने कहा हाँ मैं आती हूँ, मैं आऊँगी तो मैं आपको बताऊँ। अब वो कह रहे हैं, फिर हमने फ़ोन अपने घर वालों को दे दिया कि ये इनका पता नहीं इतना ज़्यादा फ़ोन आता है। एक दिन में
80 फोन आ रहे हैं, बताइए ऐसा क्या प्रशंसक है किसी कहानी का कोई। तो मेरे घर वालों ने इनसे ये कहा, माँ ने ही उठाया था उसको, उन्होंने कहा कि अच्छी बात है कि आपको बहुत पसंद आई है बेटी की कहानी, अभी ये कुछ और छपेगा तो आपको हम भेज देंगे, और इनका अकेले हम लोग भेजना नहीं चाह रहे हैं, जैसे कोई इधर से निकले तो बाई कार ही भेजेंगे, बाई रोड भेजेंगे, ट्रेन वेन में ठीक नहीं पड़ता है लड़की रात में अकेले, क्योंकि वो सामान्य परिवार है तो ये सब बहुत उनके यहाँ चलता है। तो खैर बहुत उन्होंने तुरंत बताया, वहाँ से सीमा आजाद आ रही है, वहाँ से मेरा भतीजा आ रहा है, वहाँ से ये लोग आ रहे हैं, इनमें से किसी के साथ भी भेज दीजिए, दे आर ऑल सेफ पीपल। तो अब हम लोग को नए लोग हैं तो हम लोग कैसे किसी के साथ भी आ जाएं। फाइनली मैं 6 तारीख को आई, फिर ये 6 तारीख को मुझे सुबह स्टेशन पर मिले, आए लेने, उन्हें पता हुआ कि ये 6 तारीख को आ रही है। अभी 6 तारीख को मैं आई हूँ, किसी पुरानी बातें याद आती, तो फिर बोलते हैं कि इतने भी राइटर से आज मैं मुखातिब हूँ, मैं इन्हें बिना कॉपी किए जाने नहीं दूंगा, और मेरा बैग मेरे हाथ से ले गया। बोलते मैं मुझे JNU देगा, मुझे हॉस्टल जाना चाहिए, मैं आपसे 10-11 बजे मिलती हूँ। मैं प्रयागराज एक्सप्रेस से आई थी, वो 6:30 बजे टाइमिंग है दिल्ली यूनिवर्सिटी के, अरे दिल्ली रेलवे स्टेशन पहुँचाने का, तो 7 बजे तक ये हमसे आकर सामने खड़े थे, और मैंने कहा 7 बजे आ रहा है, फिर मैं घर जाऊंगी तो मैं पूजा पाठ कर लूँ, फिर कुछ खाओ पीऊंगी, फिर मैं कॉफी नहीं पी सकती। कहते जो पूजा पाठ करनी है मेरे घर में कर लीजिएगा, मेरे घर में मेरी काम वाली है और लड़की है और कोई ऐसा नहीं है, आप एक कप कॉफी मुझे पी लीजिए, हाथ जोड़ रहे, हाथ जोड़ के कहता हूँ आप एक कॉफी मेरे संग पी लीजिए, फिर आप चाहे जहाँ जाइएगा मैं आपको छोड़ के आऊँगा अपनी, मैं आपको कसम खाता हूँ। फिर मैं इनके संग कॉफी पीने इनको आई, और मैं मन में यही सोच रही थी कि आज मैं इनके संग कॉफी पी रही हूँ, आज के बाद मैं इसका फोन ब्लॉक करूंगी, मैं इनसे कभी बात नहीं करूंगी। इतना जिद्दी आदमी भी क्या, ऐसा भी क्या प्रशंसक। तो ये सब दिमाग में रख के इनके संग कॉफी पीने में आई, और उसी दिन शाम को हम लोगों ने शादी की है। उसी दिन मतलब ऐसा क्या हो गया अचानक कि उस दिन आपने शादी कर ली? हाँ, अब बता रही। अब ये बात कर रहा है, एक तो ये बड़े मनमोहक आदमी थे, बहुत ही अच्छे आदमी, और दुनिया में एक ही आदमी था, दुनिया में नीलाभ जैसा जो बना हुआ एक प्रिंस है वो अकेले वही थे। इन्होंने बातचीत ऐसे ही की, क्या करती हैं, क्या शौक है, और अकेली रहती हैं, अरे आप तो इलाहाबाद की हैं, इलाहाबाद आपसे जुड़ गया, और इलाहाबाद का मैंने नाम भी सुन लिया, मैं बहुत ज़्यादा भावुक होता हूँ, और खूब बात करते रहे। फिर इन्होंने बात करते करते पूछा क्या शौक है, ये है, माता पिता क्या है, सब बताती रही धीरे धीरे, क्योंकि सुबह आ गई, अगर मैं इनके घर 8-9 बजे भी आ गई तो 10-11 बजे तक अभी बैठे हैं, बात हो रही है, और बात करने में ये भी बहुत उत्साह है, और हम लोग भी बहुत बातूनी खानदान से आते हैं, तो हम लोग बात बहुत कर रहे थे, बहुत ही बात कर रहे थे, बहुत बात करते रहे, वो भी अपना बताते रहे कि क्या वो क्या मैंने जिंदगी में, अरे मैं बहुत बदनसीब आदमी हूँ, मैंने ये दुनिया में देखा, मैं पता नहीं क्या क्या दुनिया भर की, क्योंकि उनका इतना सारा तजुर्बा ही है, वो तो इतने बड़े हैं और बहुत बड़े बड़े उनके पास तजुर्बे थे, तो वो सब वो बताते रहे, और मैं सुनती रही, मुझे अच्छा लग रहा था सुनना, और मैं अपना बताती रही। तो बात करते करते अचानक उन्होंने ऐसे बोला कि आपका शादी का क्या ख्याल। तो मैंने बताया, अपना दुखड़ा रोया, मैंने कहा मैं जिस परिवार से आती हूँ वहाँ लड़की को फाटक के बाहर भी अकेले जाने नहीं मिलता, आपको पूछना चाहिए था ये सवाल कि तुम फिर JNU कैसे आई, आप, क्योंकि मुझे आप बोलते थे उस समय। तो मेरी सगाई हो चुकी है, एक मंत्री जी हैं, उनकी भतीजा है, वहाँ लखनऊ का है, और यहाँ रेलवे मिनिस्ट्री में है वो, तो उससे मेरी सगाई हो चुकी है, और उसकी सगाई के बाद ही मुझे दिल्ली आने की परमिशन मिली है, वरना मुझे दिल्ली आने की परमिशन ही नहीं मिलती। और उसके बाद शादी करके जाओ, तो मैं शादी करने की बिल्कुल शौक नहीं था, पढ़ना चाहती थी। तो मैंने कहा कि ऐसा बीच का रास्ते में जाते हैं, सगाई करके चले जाते हैं, फिर देखा जाएगा, अभी तो पहले निकले फिर जंजाल से। तब उन्होंने कहा कि अच्छा तो आपकी सगाई हो चुकी है, तो कब हो रही है। तो मैंने कहा कि अब तो शादी जो है जैसे ही मेरा MPhil हो जाएगा तैसे ही मुझे शादी करनी पड़ेगी। कहते हैं जब आपका बिल्कुल मन नहीं है तो आप कैसे रहेंगी उस आदमी के साथ। मैंने कहा हाँ ये सब समस्या तो मेरे पास है। तो फिर बोले कि अच्छा वो दिखाइए, फोटो दिखाइए, क्यों नहीं पसंद है वो लड़का।
तो मैंने कहा फोटो तो मैंने उसकी कोई रखी नहीं है अपने मोबाइल में। इतना बेकार है, इतना घमंड है उसे अपनी उस पर मंत्री और क्या क्या में, आई डोंट लाइक दैट पर्सन। और जिस आदमी की मैं पसंदगी नहीं है उस आदमी का फोटो मैं क्यों रखूंगी अपने मोबाइल में। तो बोले कि अच्छा इतना सा पसंद है आपको कि आप उसका फोटो भी मोबाइल में नहीं रखती। मैंने कहा नहीं। तो कहते हैं, तो फिर ऐसे उन्होंने बड़े अंदाज से पूछा, कहते हैं तो फिर आप किसका फोटो रखती हैं। तो मैंने कहा सचिन पायलट का और कुछ लोगों का नाम बताया, इन लोगों का रखती है। तो बोलते हैं अच्छा कांग्रेसी हैं यानी आप, क्योंकि आपका कई लोगों का जो आप नाम ले रही हैं दे आर ऑल कांग्रेस। तो मैंने कहा हाँ पार्शियली हूँ, पार्शियली क्योंकि मैं जिस घर से आ रही हूँ वो बहुत संघी परिवार है, वो बहुत बीजेपी वाला परिवार है। तो मैं आई एम नॉट टोटली अ बीजेपी पर्सन। तो बोलते हैं ऐसा। तो फिर हमने कहा कि कैसे इससे हम पीछा छुड़ाएं, कुछ बताएं आप। तो बोलते हैं कि अरे भाई बड़ी संगीन समस्या है, समस्या संगीन है लेकिन इसका निराकरण बड़ा आसान है, बड़ा समाधान आसान है। तो मैंने कहा क्या। कहते हैं आप कहीं और शादी कर लीजिए, सगाई ही तो हुई है, शादी तो हुई नहीं है जिसे तोड़ना आसान ना हो। तो मैंने कहा हाँ ये बात तो आप ठीक कह रहे हैं। तो फिर मैंने कहा देखो अब एक नई समस्या अब जो है कि एक नया लड़का ढूंढा जाए कि भैया आप उनसे शादी नहीं कर रहे हैं त्रिवेदी जी से अब मुझे इसे शादी करनी है। तो अब मैं लड़का कहाँ से ढूंढ के लाऊं। तब इन्होंने कहा आप उनसे कीजिए शादी। हाँ तो मैंने कहा हाँ आप इतने बड़े हैं, आपसे कैसे कोई शादी कर सकता है, आप तो सब बहुत हैं। तो कह रहे हैं नहीं शादी तो मतलब फिर दर्शन वर्शन थोड़ा समझाने लगे हमें, दर्शन की बात बताते कह रहे थे देखिए शादी एक स्त्री और एक पुरुष की होती है, न धर्म की होती है, न मजहब की होती है, न आर्थिक बैकग्राउंड की होती है, न सामाजिकताओं की होती है। हम शादी एक औरत और एक आदमी ही करते हैं फाइनल। तो हमने कहा हाँ मुझे बहुत अच्छा लगा था ये ऑप्शन, इसलिए ऑप्शन अच्छा लगा था क्योंकि इससे मेरी दो समस्याएं एकदम सुधर जा रही। एक तो मुझे अपने सामंतवादी परिवार में वापस नहीं जाना है और दूसरा मुझे उस त्रिवेदी से मुक्ति मिल रही थी। और सबसे इसमें इम्पोर्टेंट चीज ये थी कि नीना बहुत पसंद आ रहे थे। वो त्रिवेदी जी कहाँ गए अभी। त्रिवेदी जी ने बहुत रोया हमारी शादी जुगनू में हुई। फिर अगले वो एक साल इंतजार करते रहे पूरा कि ये जो है एक ना एक दिन तो ये इससे मतलब खट्टा हो ही जाएगा इसका दिल, ये इतने बुजुर्ग है तो ये यहाँ वापस आ जाएगी, हमारी सगाई हो रखी है। फिर उन्होंने अगले के अगले साल शायद शादी की, आई डोंट नो। उसके बाद मैंने उसका अता पता रखा नहीं क्योंकि मेरी इससे मुक्ति हो गई थी, मैं बस बहुत खुश थी। तो जिस रास्ते से हम पिंड छुड़ा के आए वो रास्ता हम पलट के क्यों देखें, हरगिज़ मुझे रास्ता नहीं देखना था। फिर हमने फाइनल किया, हमने कहा हाँ आपसे की जा सकती है। अब इन्होंने पकड़ लिया ये बात, बोल रहे हैं देखिए आप पंडित की लड़की हैं, आप इतना पूजा पाठ करने वाली हैं, आपने जो बात कह दी अब आप इसे पलटिएगा नहीं, अब तो आपको शादी हमसे करनी पड़ेगी। देखिए आपने अपनी जबान से कहा है। तो मैंने कहा थोड़ा सोचने का वैसे वक्त आप मुझे देना चाहिए, लेकिन हाँ मैं पंडित की लड़की हूँ और मैं बिल्कुल मानती हूँ अपनी हर बात पर हूँ और जबान दी है तो दी है और हम करेंगे शादी। और फिर बाहर से अभी भैया तुरंत ही लगे फोटो लाने, एकदम ऐसे ही अश्क साहब और कल्याण माता जी की शादी हुई थी, यानी नीलाम के माता पिता की शादी भी इसी तरह से हुई थी एकदम, ये बता रहे थे। फिर ये इत्तेफाक शिकार है, इन्होंने फोटो लगाया 2 गवाहों के लिए अपने, ऐसे ही अश्क जी के टाइम पे भी हुआ कि उन्होंने भी 2 गवाह तुरंत इमीडिएट इकट्ठे किए थे। फिर इन्होंने 2 गवाह इकट्ठे किए, बोले आर्य समाजी में करने जा रहा हूँ, टाइम ले लिया है, तुम लोग पहुँचो, 8 बजे का टाइम दिया है वहाँ पर। और फिर ये कहे आप जरा यहाँ बैठे, मैं तो ड्राइंग रूम में बैठी थी क्योंकि मैं तो गेस्ट बन के आई थी, अभी तो मैं बहू बन के जा रही थी, अभी तक तो गेस्ट थी। फिर ये बोलते 1 मिनट बैठिए मैं आता हूँ। तो मैंने शायद ये सजने जा रहे हैं। फिर बोले कि अंदर गए, एक अंगूठी लाए ये वाली, तो बोलते हैं ये हमारी माता जी को पिताजी ने शादी के दिन पहनाई, ये वही अंगूठी है, आप जरा इसे पहन क्योंकि आज हमारी बीवी बन के आ रही। तो मैंने कहा अच्छा। फिर मैंने ऐसे हाथ बढ़ाया, तो जैसे ही हाथ बढ़ाया तो वो अंगूठी मुझे एकदम फिट आ गई। कहते आई एम सरप्राइज, ये कैसे हो सकता है। तो मैंने कहा आई एम ऑल्सो सरप्राइज, ये कैसे हो सकता है। तो 5 बजे आ गई और 5 बजे उठ के जो पूजा पाठ करती थी आप, हाँ 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 हाँ
उसी का परिणाम तो नहीं था ये? अरे नो, मैं तो अभी भी 5 बजे पूजा कर रही हूँ, उगते सूर्य को मैं आज भी जल चढ़ाती हूँ, मैं 4 बजे मेरी नींद आज भी खुलती है। नहीं, ये तो है। अब ये तो इत्तेफाक मतलब बड़ा इंटरेस्टिंग है कि अंगूठी भी फिट हो गई आपको। और बताइए, एकदम फिट, कहते हैं मुझे समझ नहीं आ रहा है, उनकी माता जी की हाइट 4 फुट थी, मेरी हाइट 5 फुट 8 इंच है, और तब भी वो मुझे आ गई। आप देखिए, मतलब हम लोग की दुबलाई बिल्कुल थी, हम लोग सेम एक जैसे थे, हम और इनकी माता जी, ऐसा हुआ, वो एकदम फिट आ गई है वो। और मैं अच्छा, ये ऐसे बताइए ऐसे कि घुमा। ये तो हो गया नीलाभ से जिससे आपकी बातचीत हुई, और आप बता भी रही कि आपके मन में भी थोड़ा थोड़ा प्रेम जैसा उगने लगा था। और दूसरी बात ये है कि आप, ये तो खैर एक बात हो गई कि आप एक किसी बंदे से पिंडी छुड़ाना चाह रही थी, वो तो अलग बात है, लेकिन आपको ये तो पता होगा कि नीलाभ जी की एक शादी हो चुकी थी पहले। लेकिन उनका तो ये बात तो हम लोगों की पहले ही, जब उन्होंने हमसे ये कहा कि आप मुझसे शादी कर लीजिए, तो मैंने कहा आपकी तो शादी हो चुकी होगी, आपके तो बच्चे होंगे, तो उन्होंने बताया मेरी शादी को तो बहुत अरसा हुआ, मैं छोड़ तो चुका ही हूँ, मतलब अलगाव हो चुका है, पर उनका देहांत हो चुका था, 2010 में उनकी पहली पत्नी का देहांत हो चुका था। अच्छा, ये सेंटेंस है, आई एम एब्सोल्युटली फ्री नाउ, लीगली, कानूनी मैं बिल्कुल फ्री हूँ और मैं शादी कर सकता हूँ। तो मैंने कहा कि अच्छा, ओके, ठीक है, तो जब मैंने हाँ कहा तो मैं करूँगी। फिर अगले दिन हम लोगों ने कोर्ट में की शादी जाकर, वो सर्टिफिकेट लिया के कोर्ट में जाके, फिर जज भी हम लोग इनके पहचान के निकले, बहुत गले वाले लगा रहे थे और कह रहे थे कि हम लोग आएंगे, और बहुत, मतलब उस दिन बहुत कोर्ट में बहुत सेलिब्रेशन हो गया, समझ लीजिए, जज साहब ने मिठाइयाँ मंगाई सबके लिए कि नीलाभ साहब हमारे यहाँ आए हैं शादी करने। अच्छा, ये बताइए कि तो फिर आपके परिवार में तो आप तो रिबेलियन नहीं, लेकिन आपके परिवार में तो रिवोल्ट हो गया होगा एक तरह से। अरे मेरे परिवार में तो समझ लीजिए तूफान और पहाड़ सब एक साथ आसमान गिर पड़ा, और ये खबर हमें कैसे मिली, अखबार से मिली। हमने तो फोन बंद करके रख दिया था, स्विच ऑफ, क्योंकि मैं इतना डर गई थी कि क्या होगा अब, क्योंकि अखबार में वहां फोटो गई, यहाँ हमारी शादी हुई कि नीलाभ जी ने दूसरा विवाह किया भूमिका द्विवेदी नाम की लड़की से, इलाहाबाद से है, अखबार में वहाँ विद फोटो, और इलाहाबाद के पन्ने में बड़ी खबर छपती है वहाँ पर। तो वो कह रहे हैं शक्ल से तो ये वही लग रही है, अभी वो लोग अखबार देख रहे हैं, जब शक्ल से तो भूमिका ही लग रही है, उसका फोन भी नहीं लग रहा है, भूमिका द्विवेदी इलाहाबाद की और कौन होगी जो जेएनयू में पढ़ रही। अभी वो लोग ये बातें कर रहे हैं, और मैं वो उठाई दिया, और मैंने कहा क्या जवाब, क्या कहूँगी, एकदम से, मतलब ये फैसला हुआ है, कोई प्रिपरेशन नहीं, कुछ नहीं। और पता है मैंने साड़ी भी वही पहनी थी जो मुझे फेयरवेल में पहनी थी, सूती साड़ी था, गोटा लगा था, बस ये साड़ी पहन के शादी, एकदम सिंपल, ऐसे जैसे बैठी थी, समझ लीजिए, ओके। हाँ, 4-5 दिन, 3 दिन बीता, मैंने फोन ऑन नहीं किया, और वो लोग वहाँ खड़बड़ खड़बड़ करते रहे, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, फोन लगा रहे हैं। एक कोई आदमी शायद जेएनयू भी भाई को भेजा गया कि जाओ देख के आओ वहाँ पे क्या है, और पता चला वो है ही नहीं, हम तो हॉस्टल पहुंचे ही नहीं। फिर 4-5वें दिन फोन मैंने ऑन किया, और फिर मैंने इन्हीं को दे दिया, मैंने कहा आपने मेरे को प्रपोज किया था, अभी आप संभालो बेटा, हम नहीं संभाल पाएंगे। तो फिर उन्होंने माँ से बात की, उन्होंने कहा माता जी हमने विवाह किया है, और हम बहुत अफसोस है हमें कि हमने आप लोगों का आशीर्वाद और परमिशन नहीं लिया है, लेकिन कुछ ऐसा माहौल था कि हमें तुरंत करनी पड़ गई। पापा से 15 साल बड़े थे, तो इनसे कोई भी कुछ क्या बोले, पापा भी क्या बोले, उनकी सारी गुंडाई फेल, क्योंकि वो तो इनसे छोटे हैं। हाँ, बाबा भी बोले तो बाबा को भी कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि बहुत पढ़े लिखे लड़के के साथ है आदमी, मतलब हमारा दामाद जो है बहुत पढ़ा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लड़की अगर खुश है तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर वो लोग फोटो में भी देख रहे थे, अच्छा मैं शादी जब करी तो मैं हंस रही थी, तो फोटो देखो लड़की कितनी खुश लग रही है, कोई जरूरत नहीं है हमें कुछ बोलने की, रहने दो। अब वो त्रिवेदी को कभी पसंद नहीं करती, तो बाबा ने तो संभाल लिया बहुत दूर तक, बाबा ने कहा नहीं नहीं अगर मुझे पसंद है। फिर हमने बाबा को फोन में बताया, बाबा उन्होंने महाभारत लिखी है, मतलब बाबा उनको अच्छी फारसी भी आती है, ये बहुत मैच करते थे। तो बाबा कहते थे अच्छा अच्छा लाना, मिलाएंगे मिलाना। तो हमने इनसे कहा था, मैंने कहा 2 बाबा मिलना आपस में मैंने कहा बाबा से बाबा मिलेंगे चलो तो ये हुआ घर में। नहीं, ये तो हो गई, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है वैसे।
और मतलब फिल्मी स्टाइल है एकदम। और वो भी हिंदी फिल्मी स्टाइल नहीं, वो अंग्रेजी फिल्मी स्टाइल होगी। सही बात है, सही बात है। और हमारे हिंदी साहित्य में साहित्यकार लोग प्रेम तो कर लेते हैं लेकिन शादी शायद नहीं करते हैं। प्रेम तो 3, 4, 5 बार कर लेते हैं। नहीं मतलब ये मजाक की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। ये आप साहित्य के क्षेत्र में आ गई हैं तो आपको बहुत सारी चीजें पता ही होगी। नीलाभ ने बहुत सारी चीजें बताई नहीं होंगी। लेकिन नीलाभ जी का प्रेम और नीलाभ जी का विवाह बहुत लिमिटेड रहा है। वो लोग ऐसा कहते हैं बहुत सारा कुछ है, लेकिन ऐसा नहीं है। वो महिलाओं की इज्जत बहुत करने वाले इंसान रहे हैं, बहुत अच्छे व्यक्ति निकले। जैसा कि लोग कभी कभी सुन लेते हैं कुछ कि ऐसा था, नहीं, कोई भी नहीं था। मैंने बहुत सारी लड़कियों के पत्र, बहुत सारी लड़कियों के फोन कंटिन्यू उनके पास देखे। ये तो किसी को नहीं करते थे, मेरे आपके सामने ही थे। हाँ, ये बात सही है, मल्टी अफेयर्स चलते हैं। तो कहानी तो आपने एक लिखी, उसके बाद से आपने एक मतलब शादी का उपन्यास लिख दिया आपने। उसके बाद और आपने कहानियां वगैरह कैसे लिखी? हाँ, वगैरह कैसे? हाँ बिल्कुल। फिर ऐसा हुआ कि अच्छा, अब चूंकि ये बात है, नीलाभ जी का भी ऐसा कहना था कि मेरे पास तजुर्बे खूब सारे थे। तजुर्बे इन द सेंस राजनीति वाले थे, जेएनयू का था, अंकुर का था। अच्छा, पिता ने एक घर हमारा अल्मोड़ा में भी ले रखा था। पहाड़ का तजुर्बा था हमारे पास। बहुत छोटी बच्ची थी जब उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश डिवाइड नहीं हुआ था, तो हमारा एक मकान पापा ने अल्मोड़ा में गर्मी के लिए लिया था कि जब इलाहाबाद में बहुत फूक रहे होंगे, बहुत पारा ऊपर चला जाएगा, तो हम वहाँ अपनी छुट्टियाँ बिताने जाएंगे। तो पहाड़ का भी तजुर्बा था और दुनिया भी काफ़ी देख रहे थे। लोग बाग, हमारे यहाँ का जो माहौल है बहुत सामंतवादी, बहुत ये, और हमारे यहाँ जैसे बहुत सारी चीज़ें जो हम लोगों को नहीं पसंद आती है, क्योंकि नीलाभ एकदम वामपंथी थे के, इनमें दक्षिणपंथी का कोई भी वो नहीं था। लेकिन अच्छी बात यह है कि जैसे मैं अगर हफ्ते में 3 दिन मंदिर जा रहे, एक दिन इत्तेफाक की बात है कि मैं एक दिन भूल गई। वो बहुत ठंड पड़ रही थी और मैं रजाई में दुखी हुई बैठी थी। इन्होंने मुझसे कहा कि तुम्हें आज मंदिर जाना था और तुम जा नहीं रही हो। तो मैंने कहा, देखो ये दक्षिणपंथी नहीं हो भी कितने और कितने वफादार है कि इन्होंने मुझे याद दिलाया। तो ये ज्यादा इम्पोर्टेंट चीज है, ये हमसे ज्यादा दक्षिणपंथी है और वामपंथी तो है ही नहीं। वो दक्षिणपंथी नहीं कह सकते उसको, वो ये कह सकते हैं कि लचीलापन था और आपकी भावनाओं का कदर करते थे। कठमुल्लापन नहीं होना चाहिए, कठमुल्लापन नहीं होना चाहिए। बिल्कुल नहीं। वो शुद्ध मानवतावादी इंसान रहे हैं। उनकी मानवतावादी और उनके लचीलापन और उनके इस चीज की इतनी बड़ी मिसाल एक मैं आपको दूंगी की बात है, ये प्रसंग आ रहा है बीच में, कि जैसे वो जात पात बिल्कुल नहीं मान रहे होते हैं। हमारे यहाँ एक महिला थी, वो काम करने के लिए आती थी, उसका नाम रानी था। तो वो काम करने के लिए आती थी। एक दिन की बात है, वो बहुत रात को आई। यहाँ दिल्ली के ही मकान की बात है, ये ईस्ट ऑफ कैलाश में। मैं नहीं थी उस वक्त, उनकी पहली पत्नी थी, पुरानी थोड़ी सी बात है। तो ईस्ट ऑफ कैलाश के बंगले में वो झाड़ू बर्तन करने औरत आती थी, हमारी सहायिका थी। तो एक दिन बहुत रात 12-1 बजे वो आई और उसके बहुत यहाँ से खून बह रहा था और पता लगा कि उसके पति ने बहुत शराब पी के बहुत मारा पीटा है उसको। तो हम लोग बल्कि ये कह रहे, तो फिर उन्होंने बोला कि नीलाभ जी ने कहा कि अरे ये कैसे हो गया? तो बताया कि पति ने मारा। तो तुम यही रुको, हम ढूंढ के लाते हैं। तो नीलाभ की माता जी ने कहा, इतनी रात को तुम कहाँ जाओगे ढूंढने के लिए? तुम्हें नहीं जाना है, जहाँ कहीं भी है सुबह चले जाना। 12-1 बज रहा है और वो दारू पिए आदमी है, उसे क्या भिड़ोगे रात को? और पुलिस कचहरी क्या करोगे? छोड़ो, सुबह देखा जाएगा। तो सुबह फिर गए पुलिस को लेकर, तो देखा वहाँ ताला पड़ा है। उसकी जो खोली थी, उसकी जो झुग्गियों में जहाँ रहती थी, वहाँ आई नहीं। इस औरत को फिर हमारे घर में ही एक तरह से पनाह दी गई और ये औरत अपने बच्चों सहित, और कैन यू बिलीव दिस, कि अपने बच्चों सहित ताउम्र हमारे घर में रही। और जबकि वो जाति की नहीं थी, जो नीलाभ थे, नीचे जाति की थी एक तरह से। वो कोई तो लेकिन उसका छुआ नहीं खाएंगे, कि उसका हाथ का पानी नहीं पिएंगे, कि उसको चौके में प्रवेश नहीं करने देंगे, कि सब कुछ नहीं हुआ। तो का इतना सारा मानवतावाद, इतना बड़ा उसका सबसे बड़ा धर्म मनुष्यता था, ना दक्षिणपंथी ना वामपंथी। लेकिन मेरे से ज्यादा दक्षिणपंथी है, मैं ऐसा कहती हूँ।
मेरे से ज्यादा कट्टरपंथी है और बड़े से बड़े वामपंथी से ज्यादा बड़े वामपंथी वो हैं। ये है मेरा ऐसा ख्याल उनको लेकर। फिर मैं लिखने लगी तो फिर यही हुआ कि इतने सारे तजुर्बे मेरे पास थे तो मैं उसका लिख रही थी। शादी का एक हफ्ता हुआ तो मैंने उनको वो नॉवल दिखाया जो मैं जेएनयू में लिख रही थी, जेएनयू की लाइफ पर। तो वो पूरा रोमन में लिखा था, मैं तब हिंदी में टाइप नहीं कर पाती। नीलाभ जी ने इसी लैपटॉप, ये हमारा वही लैपटॉप है, इसमें नीलाभ जी ने हिंदी में फ़ॉन्ट डाले। फिर उनको दिखाया, मैंने कहा मैं सच्चाई सियाई थी, अब तो मैं डरी रहूंगी, मैं बीबी हूँ। यही सिखाया गया है कि हमारे घर से यही सिखाया गया था, पति हैं तो उनकी कहना मानना है, उनकी बात माननी। तो मैं बहुत डरी थी आई, मैंने कहा सुनिए देखिए हाँ बोलो, बहुत ज्यादा हाँ बोलो प्रिय क्या हुआ। मैंने कहा मैंने, आप फिंगर लिखते हैं, मैंने कुछ लिखा है। फिर क्या लिखा है? मैंने एक उपन्यास लिखा है। ये बड़ी बात है, दिखाओ। तो फिर मैं डरी कहा पीछे, मैंने कहा वो जो है रोमन में है पूरा। कहते हैं कितना बड़ा है? मैंने कहा 300 पेज। तो 300 पेज रोमन में है? अच्छा तुम तो मैं देखता हूँ। और देखिए कितनी मतलब बात है बड़ी कि उन्होंने एक ही दिन पूरा लिखा और उसे पूरा बारीकी से पढ़ा और उसकी बहुत तारीफ की। और जो ग्रामेटिकल गलतियाँ थी जो उसमें ये कि वो रोमन से हिंदी में किया गया, जो चीज़ें उसकी ठीक थी उसे अच्छा सा बना के फिर उन्होंने कहा ये लो तुम्हारा मैन्युस्क्रिप्ट। फिर लिखती रही, उन्हें पसंद आया हमारी। उन्होंने ये कहा भी था लिखना कभी मत छोड़ना। आखिरी दिनों तक उन्होंने ये कहा था तुम लिखना कभी मत छोड़ना, कुछ भी हो जाए। तो इसी तरह लिखते लिखते तजुर्बे जो थे वो पर आते आ रहे हैं। आज भी वही कर रही हूँ, जो उन्होंने सिखाया और जो हम कर रहे थे वो दोनों का मिक्स आज भी है, वही का काम चल रहा है। अभी आप क्या लिख रही हैं? संस्मरण इधर 50 छप गए तकरीबन मेरे, 50 संस्मरण। पीपीटी सर पर, नामवर सर पर, कृष्णा आंटी पर, कृष्णा वर्मा जी पर, राम जेठमलानी पर, खयाम साहब पर, ये जिन जिन लोगों से मैं मिलती गई, गिरीश कर्नाड साहब पर, खुर्शीद अनवर पर, बहुत सारे लोग, जिन लोगों से बंगलौर में मिली थी गिरीश कर्नाड साहब पर से वहाँ मिली थी, और बहुत सारे लोगों से नीलाभ जी के साथ मिली थी। तो 50 संस्मरण करीब छप चुके हैं आपका। और जो अभी लिख रही हूँ, अच्छा ठीक है, एक अच्छा सवाल है, मैं आपसे इस बारे में जरूर कहूँगी। आजकल मैं एक ऐसे चीज पर लिख रही हूँ, एक कुकरनाग नाम की जगह है, वहाँ पे हांगुल कुंड नाम का एक छोटा सा गांव है। वहाँ पे एक आदमी का जन्म हुआ था काफी साल पहले, और वो हांगुल एक हिरन का नाम होता है उस स्पेसिफिक जगह का। ओके, उस हिरन जैसा ही कुछ उसका व्यक्तित्व था, बहुत डरा रहता है, बहुत डरा रहता है, वो छुप छुप के रहता है, इस टाइप का। लेकिन उस हिरन को हमारे सिस्टम ने, उस आदमी की व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाओं ने, हमारे प्रशासनिक करप्शन ने, भ्रष्टाचार ने, हमारे मंत्रालयों ने किस तरह भेड़िए में तब्दील कर दिया, इस चीज पर मैं लिख रही हूँ। ओके, तो इसमें पूरा आपको भ्रष्ट समाज, भ्रष्ट मानसिकताएं, मंत्रालयों के अंदर गंदगी कितनी है, MHRD है उसमें सब। वो आदमी अपनी महत्वा को, जो इतना डरा सहमा सा रहता था, सुंदर सा था, बहुत ही लिहाज से रहने वाला आदमी किस तरह से भेड़िए में तब्दील हो गया, वो हिरन एक कैसे भेड़िए में तब्दील हो गया, इस पर कुछ लिख रही हूँ। तो इसमें आपका पूरा समाज आएगा, हमारा पूरा समाज आएगा, हमारी प्रशासनिक खूबियाँ आएगी, बहुत कुछ इसमें आप एक साथ देखेंगे, देखने को मिलेगा। ये आजकल मैं मतलब जिसे कहते हैं कंसर्न हूँ और कंसंट्रेट कर रही हूँ, तो वो ये अद्भुत कंटेंट है। लेकिन मैं आपको एक सलाह देना चाहूंगा यहाँ पर। सलाह ये कि कंटेंट कभी भी सार्वजनिक नहीं करना चाहिए। जो इसको जानते हैं, इस कहानी को बहुत सारे लोग जानते हैं। मैं समझ गया, लेकिन ठीक है, आपने ये कहा है तो अब मैंने पूछा, देखो आई वॉज ऑनेस्ट फॉर यू, फॉर योर क्वेश्चन। नहीं, I know you are honest and you are honest by heart, but आपको तो पता है ना कि दुनिया ऑनेस्ट लोगों को परेशानी बहुत करती है, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा, बहुत ज्यादा। नीलाभ की बीमारी है और नीलाभ जी का परिवार है, और मैं हूँ, और हमारे पिताजी थे, अश्क साहब थे, माता जी की, ये ऑनेस्टी के हम सब बहुत गहरे भुक्तभोगी हैं, बहुत जख्मी लोग हैं,
बहुत सख्त हैं हमारे स्वास्थ्य के लिए। हाँ ठीक है, आप ये जो बात आप कह रहे हैं मैं इसे बिल्कुल स्वीकार करती हूँ, कंटेंट आउट नहीं करना चाहिए, लेकिन ठीक है अगर किसी को हंगल को ढूंढ के हिरन को भेड़िया बनाना है तो बना ले, दे दिया हमने तो तमाम चीजें हमने रॉयल्टी बांट रखी है, ले नहीं रहे हैं हमने कंटेंट हमारे से चुरा चुरा के लोगों ने इतनी कहानियां, आसमानी चादर जो पहला उपन्यास है, 3 उपन्यास अब तक आ चुके हैं, उस आसमानी चादर में कितनी कहानियां निकाल निकाल के मैंने खुद पढ़ी है लोगों की कि ये देखो ये वहां से निकली है, ये शब्द वहां से है, मैं भूमिका में जो शब्द जुड़ा उस नाम से कहानियां हैं कितनी सारी। तो सर ये जो आप कह रहे हैं ना हम आपको बताएं या ना बताएं, जो कहानी छप जाती है उसमें से लोग निकाल लेते हैं, तो हम लोग इसमें असहाय हैं, हम लोग इसमें कुछ नहीं कर सकते, बस देख सकते हैं कि हाँ ये हमारा है मटेरियल। चलिए ठीक है, काफी कुछ आप समझदार हो गई हैं। ये बताइए कि अभी जैसे हिंदी में आपने अपनी जगह बना ली है एक तरह से, और आपको बहुत आगे तक जाना है। आप हिंदी साहित्य समाज को किस रूप में देखती हैं? मतलब सपोर्टिव या नॉन सपोर्टिव या अड़ंगेबाजी करने वाले लोग या दिल से खुश ना होने वाले लोग, किस रूप में देखती हैं? साहित्य एक बहुत सम्मानित और बहुत पवित्र मंच था जब महाकवि वर्मा या पुराने लोग थे, जब भारतीय परिषद ने कभी नींव रखी होगी हिंदी की, लेकिन वो तब भी कह रहे थे हाँ हिंदी दुर्दशा देखी ना जाए, वो तब पर भी ये कह रहे थे उस जमाने में भी। तो अब तो बहुत ही गंदगी आ गई है, गंदगी फैल गई है यहाँ पर, और सपोर्टिव और इनसपोर्टिव साहित्य को ना लोगों ने पान की एक दुकान बना दिया। अब पान की दुकान को आप सपोर्टिव कहते हैं, तो जो लोग पान खाने वाले असली हैं, जैसे नामवर सर के डिब्बे से हमने बहुत पान खाए हैं, नामवर सर हमें बहुत प्यारे आदमी लगते थे, दिल्ली में सबसे बड़ा आश्रय वही था, तो पान की वो बड़ी विशेषताएं बताते थे, बनारस के वो थे। तो साहित्य पान की दुकान बना दी। अब उस कत्थे में बहुत सारा अरारोट और बहुत सारी नकली दवाइयाँ और बहुत सारा खून भी थक के घोल दिए गए। ये है चूना बहुत लोगों को लगा दिया गया है, ऐसे जैसे हमारी रॉयल्टी को छीन लिया गया है, जैसे नीलाभ जी की रॉयल्टी नहीं दी जा रही है, रिश्तेदार सारे आपस में मिल बांट रहे हैं और दे नहीं रहे हैं, जैसे नीलाभ को मार डाला गया। मैं सिंसियरली कहूँगी अगर नीलाभ को टाइमली चीज़ें उपलब्ध हो जाती, उनकी जो रॉयल्टी 13 लाख रुपए हमारे बनते हैं एक प्रकार का, लेकिन उसने नहीं दिया, उसको तो मैंने कहा ही नहीं, मैंने कहा जब वो नीलाभ जी की बीमारी में काम नहीं आया मैं क्या करूँगी तुम्हारे रुपए लेकर, तो कानूनी लड़ाई तो नहीं लड़ रही और उसके अंदर इतना ज़मीर है नहीं। तो एक पान की दुकान है हमारा साहित्य का पूरा मंच आज की तारीख में। अब उस दुकान में अच्छे लोग भी आते हैं, है ना, अड्डेबाजी उस दुकान में होती है, गैंग वार्स भी होते हैं, अभी आप सुबह सुन ही रहे होंगे, उसमें गैंग वार भी होते हैं, उसमें दबंगई भी होती है, उसमें तड़ाक भी होता है, इसमें बहुत भले लोग भी आते हैं, उसमें नामवर संघ जैसे लोग भी हैं उस पान की दुकान से राबता रखने वाले, हम भी हैं उसमें, और हम उनके डिब्बे से पान खाए हुए लोग भी हैं जो हमेशा उनसे कहते थे कि आप जितना लाते हैं ज़्यादा लाया कीजिए और मीठा लाया कीजिए क्योंकि हमें चाहिए, तो लाते थे। तो ये है साहित्य की दुनिया आज। तो चूना भी हमने बहुत लगवाया है, नीलाभ जी ने बहुत ही चूना हमको लगा है, बहुत मोटी रकमें हमारी फंसी हुई हैं, बहुत मोटी रकमें अश्क साहब के टाइम से, क्योंकि अब हमारे यहाँ देखिए दिक्कत आ गई है ये कि हमारे यहाँ पान खरीदने वाला कोई है नहीं जो जाए और ले आए, है ना, अभी मैं अकेली पड़ गई हूँ। तो ये है साहित्य की जो दुनिया का है, तो सपोर्टिव तो नहीं है, कुछ लोग हैं वो बच नहीं रहे हैं, नामवर सर नहीं है, नामवर सर ने पब्लिक फोरम में मेरे लिए नहीं कहा, अभी आप किसी से पूछ लीजिए, एक भी शख्स नहीं होगा जो ये कहेगा कि भूमिका के लिए नामवर जी ने कुछ कहा हो, लेकिन पर्सनल बैठा के उन्होंने तमाम चीज़ें मेरी पढ़ी, पसंद की, ये तुम्हारा बहुत अच्छा है, इसको तुम ये करो, वही मुझे हिंदी में लाए हैं, मैं तो इंग्लिश में लिखने वाली थी। जब मैं नामवर सर से मिली, नीलाभ जी नहीं थे लाइफ में, मैं नीलाभ जी नामवर सर से मिली थी,
तो उन्होंने उनको दिखाया था, मैंने 2011 में जो पढ़ाया था उपन्यास का अनुवाद मैंने किया था इंग्लिश में। तो बोले तुम बोलती इतना अच्छा हिंदी हो तो तुम हिंदी में लिखो। बेटा तुम हिंदी में लिखो, कहाँ से हो? मैंने कहा इलाहाबाद। बताओ इलाहाबाद की लड़की अंग्रेजी में क्यों लिखेगी, वो हिंदी में लिखेगी। तो मैंने कहा ठीक है। तो इस तरह से बात ये है आज की तारीख में कि साहित्य की दुनिया जो है वो एक बहुत ही गंध से भरी हुई और बहुत धोखेबाजियां हैं यहाँ पर। अच्छे लोग भी हैं लेकिन धोखेबाजियां भी बहुत। 80-80 साल के लोग हो गए, 90-90 साल के, वो हर मंच पर उतर रहे हैं, नीलाभ की बरसी पे नहीं आए। मैं इसका एक उदाहरण आपको जरूर दूंगी क्योंकि आप आज के परिप्रेक्ष्य में बात कर रहे हैं, मुझे जरूर कहना चाहिए। क्या हुआ कि नीलाभ जी नहीं थे तो अक्सर, मैंने पहले भी बताया, मैं नामर सर के घर अक्सर पहुंच जाती थी कोई टाइम लिए दिए बगैर, बिना बताए, और जाके बैठ जाऊँ कि सर मन नहीं लग रहा था घर में। हाँ तुमने अच्छा किया, तुमने कुछ खाया है, तुमने चाय पी है, तुम तो चाय पी नहीं कॉफी पियोगी, तुरंत वो लग जाए इस तरफ। तो जब नीलाभ नहीं थे तो मैंने एक दिन उनसे कहा कि नीलाभ जी की बरसी आने वाली है, बताइए क्या करना चाहिए। जून की बात है, मई की। तो उन्होंने बोला कि एक शोक सभा रख सकती हो। शोक सभा क्या, उसे स्मृति सभा को, ये शब्द उन्हीं का था। तो मैंने कहा ठीक है, मैं एक स्मृति सभा रखती हूँ। सर बताइए कहाँ रखना चाहिए? तो बोलते हैं ऐसे तो साहित्य अकेडमी भी है, बात कर लो। उसने तो साहित्य अकेडमी ठुकरा दिया था, नीलाभ जी ने साहित्य अकेडमी का अवार्ड ठुकरा दिया था, सभी लोग जानते हैं इस सत्य को। तो मैंने कहा ठीक है, मैं विश्वनाथ तिवारी जी उस समय अध्यक्ष थे, मैंने कहा मैं उनसे मिलकर बता दूंगी क्या हुआ। तो मैं गई तिवारी जी से मिलने। तिवारी जी ने कहा कि देखिए हॉल आप देखिए ऊपर वाला, और उसका जो सब लोग चार्ज देते हैं उतना मत दीजिएगा, 10,000 कितना लगता है आप कुछ कम दे दीजिएगा, क्योंकि नीलाभ जी ने ठुकरा दिया इसलिए हम। मैंने कहा आपको स्मृति सभा चाहिए और आप, मैं कर रही हूँ उसमें भी आप पेमेंट मांग कर रहे हैं, मैं दे दूंगी, ऐसी कोई बात नहीं है। तो बोले कि नहीं ये हमारे कानून और हमारे नियमावली के विरुद्ध जाए बात, क्योंकि उन्होंने ठुकराया, उन्होंने हमारी अवहेलना की, हमने उन्हें सम्मान देना चाहा और उन्होंने नहीं दिया, तो ये हमारी बेइज्जती है, सीधी सीधी भाषा में कहूँ। तो मैंने कहा वो सरकार की खिलाफत में थे, उन्हें सरकार की नीतियां पसंद नहीं थी तो नहीं दिया। वो बाकी साहित्यकारों की तरह नहीं है कि वो सरकार के ऊपर लदे भी रहेंगे, सरकार से वो पैसे भी लेंगे, फाउंडेशन से भी लेंगे, दुनिया भर लेंगे और सरकार की बुराई भी करेंगे। तो नीलाभ ऐसे नहीं है, आज नीलाभ नहीं है। और उनकी देखिए स्मृति सभा में भी दिक्कत आ रही है, इसलिए कि उन्होंने सरकार की खिलाफत एक्चुअली की थी, दिल से की थी, तो नहीं लिया था। तो फिर मैंने कहा जब पैसा ही लगाना है, 10-20 हज़ार रुपए का मुझे हॉल लेना ही है, तो फिर मैं IIC ले लेती हूँ, इंडिया इंटरनेशनल सेंटर। फिर मैंने वो लिया और मैंने कार्ड छपवाया बाकायदा। कार्ड का मजमून मैंने उन्हीं से लिखवाया, नामवर जी से। तो बोले उन्होंने, तो वो बोले लिखो, अच्छा सा लिखाया, कार्ड दे आकर दिखाया भी। उन्होंने ये बोला, उन्होंने कहा कि देखो ऐसा है, उस समय उन्होंने अपने की एक बात बिल्कुल ध्यान दीजिएगा क्योंकि इसका आगे बहुत सारी चीज़ें हैं इसमें। तो उन्होंने बहुत बीमार हो गए थे मई में, नामकर जी बाथरूम तक जा रहे थे तो पकड़ के दीवार को जा रहे थे, ऐसा मैंने देखा। उनके यहाँ एक मेड थी उनकी, वो उनको हाथ पकड़ के अक्सर ले जाया करती थी। हम तो बैठे रहते थे, हम उनको छूते नहीं थे कभी, बहुत श्रद्धा से एकदम मूर्ति समझी थी मैं, दूर से बैठ के बस वो हाथ रख दे सिर पे, वो बोलते यहाँ बैठ जाओ, सुन नहीं रहा हूँ, देखना है लाओ। तो चाहते आप बीमार है, आप कैसे सभा में आएंगे, क्योंकि कार्ड में अध्यक्षता में उन्हीं का नाम था और मुख्य अतिथि में विश्वनाथ त्रिपाठी जी थे। उन्होंने कहा एक महिला को भी रख लो, तो तुम कोई भी जो सबसे वयोवृद्ध हो, विश्वनाथ त्रिपाठी जी। तो नामवर जी ने बोला कि नामवर जी ने ये कहा कि मेरी तबीयत है बिल्कुल खराब और तुम देख रही हो मैं बाथरूम भी कैसे जा रहा हूँ, तो तुम विश्वनाथ त्रिपाठी जी को अध्यक्षता दे देना और एक महिला को भी बैठाओ मंच पर और तुम सबसे किनारे बैठना। ये उन्होंने बनाया कि ऐसे रहेगा, तुम त्रिपाठी जी बैठेंगे, बीच में ममता जी या किसी को भी वृद्ध महिला को रखो और सबसे किनारे तुम बैठ जाओ। तो मैंने कहा ठीक है, क्योंकि हम तो शोक सभा स्मृति सभा में तो कभी नहीं थी, हमें तो बहुत तजुर्बा नहीं था, इनके यही सब समझाने से मैंने कहा हाँ हाँ ठीक है अब कर रहे। उन्होंने फोन लगाया विश्वनाथ त्रिपाठी को, मेरे सामने लगाया, तो उन्होंने कहा कि भाई ये भूमिका यहाँ बैठी हुई है और मेरा संबोधन उन दोनों के लिए था, नीलाभ की घरवाली, लेखिका या भूमिका नहीं ज्यादा, नीलाभ की घरवाली। बोले नीलाभ की घरवाली यहाँ बैठी हुई है और जो है कि बरसी आ रही है नीलाभ की, मैं जाने लायक नहीं हूँ, विश्वनाथ ऐसा करो कि तुम जो है, क्षमा करें मैं नाम लेके ऐसे बोल रही हूँ, ये मैं उनका डायलॉग बोल रही हूँ, उनका स्टेटमेंट है ये, मैं अपना नहीं है, मैं सर कहती हूँ विश्वनाथ जी को।
तो बोले कि तुम आ जाना, तुम चले जाना और भूमिका रहेगी, वही घंटे 2 घंटे का प्रोग्राम रहेगा, सब अपनी अपनी स्थितियाँ देंगे और इसे अच्छा लगेगा, बरसी है पहली और ध्यान रखना। इन्होंने कहा आप उन्हें फ़ोन दीजिए, तो उसी नंबर से फिर नंबर जी के नंबर से मैंने कहा हाँ हाँ मैं बोल रही हूँ जी बताइए। कहते अरे हाँ से करवाने की जरूरत थी, आप मुझसे डायरेक्ट कह देती, मैं नीलाम हमारे दामाद जैसे हैं, आप हमारी बेटी जैसी हैं, आपको सोचना ही नहीं चाहिए था। लेकिन आप सोचिए अर्लिन जी, they didn't come into my function। एक ने बोल दिया तबीयत बहुत खराब है, एक ने बोल दिया बरसात हो रही है, ऐसा कोई प्रोग्राम नहीं है। त्रिपाठी जी की बात नहीं करी, त्रिपाठी जी वाकई वयोवृद्ध हैं और वयोवृद्ध की रहते हैं, वो हर फंक्शन में उछलते कूदते नहीं दिखाई देते, वो फेसबुक में 24 घंटे नहीं रहते हैं। वो किसी साहित्यकार को चबी चीक्स और लवली और हाय तुम कैसे हो, हाय जान ले लोगे, इस तरह के शब्द मैं उनसे नहीं देखती हूँ, ये दूसरे शख्स से सुनने को मिलता है। फेसबुक में दिन रात देख लीजिए, आप दिन रात देख लीजिए, ऐसे शब्द बोलने वाली जो हैं वो भी नहीं है। आप सोचिए, और मैं अकेली पड़ गई वहाँ पे उस वक्त। फिर और जब नामर जी नहीं रहे तो मैंने सुना, मैं तो गई नहीं, मैं नहीं गई क्योंकि मैं बहुत ही टूटी हुई थी, मैं जाने लायक नहीं थी। सुना मैंने कि त्रिपाठी जी फपक फपक के वहाँ रो रहे थे, उनके शब्दों की मर्यादा नहीं रखी। हमसे सबने फोन में बाद में माफी मांगी और आज भी मानते हैं, कहते हैं मेरा दामाद चला गया, भूमिका इससे बड़ी क्या बात है, मेरा दामाद असली में भी वो भी चला गया, नीलाव भी चले गया, तो त्रिपाठी जी भी नहीं आए, वो भी नहीं आई, तो माफिया सबने मांगी। लेकिन देखिए माफिया मांगने से तो नहीं हो गया ना, तो साहित्य आज का कैसा है, ये मैं वयोवृद्धों की बात बता रही हूँ। कुछ कहानियां चुराने वाले लोग हैं, विश्वनाथ त्रिपाठी जी तो कहानी नहीं लिखते हैं कम से कम, लेकिन बाकी लोग तो कहानी चुरा लेते हैं, इतने सीनियर लोग हैं, शब्द चुरा लेते हैं, शेर चुरा लेते हैं, मेथड लिखने का चुरा लेते हैं। और मुझे इतना ताज्जुब होता है, मैंने कहा जब मैं कभी 80-80 साल की होंगी तो मैं अधिक से अधिक लोगों से कहूंगी कि तुम लोग जाओ, तुम ये नहीं कहूंगी कि चपी चीक्स तू कहाँ है, तेरी ये तो मार डालेगा, इस तरह के शब्द मैं 80 साल में अभी नहीं बोलती हूँ, तो अभी मैं 30 साल की नहीं पहुंची हूँ, मैं अभी नहीं बोलती हूँ, मैं बढ़िया हो रहा हूँ कि तो मैं क्या बोलूँ, अभी मैं 5 बजे उठ के पूजा करती हूँ। तो ये साहित्य में सब चीज़ों की बहुत ज़रूरत है और इन मर्यादा का बहुत ख्याल रखा जाना चाहिए, खासकर महिलाओं। और दुख की बात यह है कि महिलाओं ने ज़्यादा गंध फैला रखी है, ये बहुत ख़राब बात है, ये बहुत शर्मनाक बात है। साहित्य जैसे बहुत सरस्वती की आराधना करने वाला ये मंच है, यहाँ सरस्वती की पूजा होती है इस जगह, और सरस्वती माता वो है जो सफ़ेद साड़ी पीली साड़ी पहनती हैं, जिनमें छींटे भी नहीं पड़ने चाहिए, और उसमें इतनी गंदगी फैल गई है कि मैं क्या कहूँ। आजकल किताबों का और वैसे तो दुनिया का हर काम 3 तरह से चलता है, तन मन और धन से, है ना, दुनिया का हर काम 3 तरह से होता है। लेकिन आज तो क्या है, जो मूर्धन्य प्रकाशक हैं, एक को चाहिए तन, मन तो केवल एक ही को चाहिए, ज्ञानपीठ जी को, जहाँ परंपराएं आज भी हैं, और एक को चाहिए धन। आजकल मूर्धन्य प्रकाशकों क्या ये चल रहा है। मैं बिल्कुल खुलेआम कह रही हूँ कि आप अगर आप स्वयं महिला हैं, यदि आप पुरुष, तो आप किसी महिला को पहले मूर्धन्य के बाद तन लेकर भेज दीजिए, उसकी किताब छप जाएगी। अगर वो कवित्री है तो उपन्यासकार बना दी जाएंगी, अगर वो उपन्यासकार है तो वो अगर कवित्री बनना चाहेंगी तो बन जाएंगी, इनामी मिल जाएंगी। ये है, ये मैं आपको बता रही हूँ असलियत, आज की समाज साहित्य आप पूछ रहे हैं जो। और अगर दूसरे मूर्धन्य के पास जाना है, वो रिश्तेदार हैं कि भाई हैं कि क्या है, आई डोंट नो, हूएवर दे आर, दूसरे के पास जाना तो धन दे दो, एक चेक काट के दो। आप गधे हैं तब भी वो आपका एक उपन्यास एकदम बढ़िया तरीके से छाप के आपको देगा। आप गधे भी हो, आप अपना गधा बांध के ले जाइए, कह दीजिए ये साहित्यकार है जी, इसके नाम से किताब छपवानी है, तो कह देगा 50,000 का चेक दे दो, लाओ मैं छाप। उपन्यासकार, आज से ये गधा उपन्यासकार कहलाए। ये है, सभी नहीं है। जैसे मही भारद्वाज जी को देखिए, अब वो खुद राइटर है तो वो पारखी हो चुके हैं, क्या अच्छा है क्या बुरा जानते हैं। भारतीय ज्ञानपीठ है, परिपाटियां आज भी वहाँ जिंदा हैं, आज भी वहाँ क्वालिटी छपती है। ये मूर्धन्य जो पूंजीपति हो गए हैं, जो वो पहले दिन से कमाने आए थे, वो साहित्य की सेवा करने नहीं आए थे। लेकिन ज्ञानपीठ में ऐसा नहीं था, वहाँ साहित्य की सेवा हो रही थी, चैरिटी में दिया जा रहा था। तो जब चैरिटी में कोई चीज देगा तो क्वालिटी को देगा, किसी को भी नहीं उठा कर देगा ना। तो ये है सीन। तो वो जो तन मन धन वाला समीकरण है वो यहाँ आजकल साहित्य में खूब चल रहा है। मन से तो किसी को मतलब भी नहीं, सिर्फ तन और धन देखा जाता है। अगर आप महिला हैं तो स्वयं से जाइए, उनके तन को अपना परोस दीजिए, होटल को बुक कराएंगे और किताब आपकी छाप के आपके हाथ में रखेंगे। ये मेरा सुना हुआ, और मैंने बहुत सारी लड़कियों का मैं आपको नाम भी बता सकती हूँ, क्योंकि आप मेरा पब्लिक में बहुत ज़्यादा चीज़ें नहीं कहनी चाहिए।
तो नहीं कह रहे हैं, लेकिन ऐसा है, ये सच है। ये है आज का साहित्य स्पीच। इसमें सहयोग करने वाले भी हैं कुछ लोग। सहयोग करने वाले बहुत कम बचे हैं। जिस तरह से दुनिया में ईमानदारी बहुत कम बची है, सच्चाई बहुत कम बची है, वफादारी बहुत कम बची है, नेक नियति इंसाफ कम बची है, रेशियो बहुत ज्यादा कम हो चुका है, तो बहुत कम से हैं जो सहयोगी हैं। और सहयोग क्या, आप हमारी चीज़ पढ़िए, हमको आपका सहयोग क्या चाहिए, आप चीज़ पढ़िए, आपको पसंद आए तो बताइए। हमारी चीज़ अमेरिका में पसंद की जाती है, हमारी चीज़ लंदन में पसंद की जाती है, वहाँ बार बार छपती है, एक कहानी को वहाँ ट्रांसलेट कर करके छाप रहे होते हैं, पैसा दे रहे होते हैं। कि आप लोग क्या से तो कोई मतलब ही नहीं है, आप लोग तो पता नहीं किस किस को क्या छाप देंगे। और हम दूसरे चोले में तो आए नहीं थे कि हम कवित्री बन के साहित्य में सेंध लगाने आए थे, हम अचानक उपन्यास बन करके उभर आए, ऐसा तो नहीं है। मैंने अपनी जिंदगी की जो पहली चीज लिखी गंभीर, वो मैंने एक उपन्यास ही लिखा था, कहानियां मैंने बाद में लिखी थी। मेरी पहली कहानी जो मैंने लिखी थी वो रेड लाइट वर्सेस रेड लाइट एरिया थी, और सबसे पहले काला गुलाब। तो हम कभी कवित्री अगर थे भी, हमें चांद से बहुत इश्क हुआ करता था जब हम किशोरी और हम घर पे इलाहाबाद में थे, तो कविताएं हम अपनी डायरी तक रखते थे। हमने कभी पब्लिक में अपनी किताबें और अपनी डायरी और अपनी कविताएं नहीं प्रस्तुत की, हमने कहानी लिखी। तो हमको कहानी का ही मसाला चाहिए था, हम खुद मसाला नहीं बन के बनना चाहते थे, पेश नहीं होना चाहते थे। लेकिन अभी ऐसा नहीं है, अभी तो बहुत घालमेल है। जैसे अभी आपने बताया कि नीलाद जी की रॉयल्टी बहुत जगह फंसी हुई है, तो नीलाद जी के जाने के बाद से अपनी आर्थिक समस्याओं को कैसे हल कर रहे हैं? बस कर रहे हैं, क्योंकि हम लोग फैमिली ठीक है, ये व्यक्तिगत सवाल है वैसे। फैमिली ठीक है वैसे। और दूसरी बात ये है कि जो हमारे, देखिए हम फिर यही बात करेंगे कि बहुत सारी यहाँ पे महिला साहित्यकार हैं, उनको दारू रोज चाहिए, तो मुझे तो नहीं चाहिए, तो खर्च भी बहुत सीमित है ना। तो हमारे खर्च जब जिसके सीमित होंगे तो उसको खर्च की दिक्कत नहीं आएगी कभी। तो इस तरह से आर्थिक समस्याओं का इतना बड़ा एक इशू नहीं है मेरी निगाह में, मेरे लिए नहीं है। और पापा हैं उधर, तो ये एक इशू नहीं है कोई बड़ा, चल जाता है आराम से, ये मुद्दा नहीं है। मुझे पैसों की कभी लालच नहीं रहा, उन्होंने मुझे इतना पैसा हमेशा दिया है। मैं अपने हॉस्टल में भी सबसे पैसे वाली लड़की कही जाती थी, मैं अपने स्कूल जाती थी तब भी ड्राइवर आता था कार से छोड़ने, मुझे टीचर्स वगैरह को ड्रॉप कर देते थे। तो मतलब ये कभी नहीं इशू रहा है कि हमें बहुत देखना पड़े। लेकिन गरीबी को मैं जानती बहुत अच्छी तरह से हूँ, और मैंने गरीबी पर लिखा भी बहुत है। किराए का मकान देखिए, पूरा गरीबी से भरा हुआ और बहुत ही संघर्षशील औरत और उसके बच्चों का उपन्यास है। अभी उसने PhD कर रही थी, आपसे बात होने से 10-20 मिनट पहले जब आपका फोन आया था, उसके 10 मिनट पहले उसी लड़की से मैं बात कर रही थी। तो गरीबी उसमें है बहुत, तो दिखाने की बात है। लेकिन पैसा एक कभी इशू नहीं है, आदमी का खर्च सीमित है, वो कभी पैसे के लिए रोएगा नहीं, आपको देख लीजिए। और हम लोग फावड़ा चलाने वाले लोग तो नहीं हैं, तो पैसा अच्छा होता है, काम बनता। नहीं, चलिए ठीक है। पहली बात तो आपके पास बहुत सारी बातें हैं कहने के लिए, और मैं बहुत अच्छा श्रोता भी हूँ, तो मुझे तो बहुत अच्छा लग रहा है आपसे बातचीत करके। भाई और 10 बज गए। हाँ, तो मैं मजबूरन मैं प्रोग्राम को यहीं बंद कर रहा हूँ। लेने से पहले एक बात कह रखूंगी कि कह सकती हूँ एक लाइन लास्ट, फेयरवेल। हाँ, ये फेयरवेल है। एक शेर ख्याल आराम, जब मेरा बड़ा प्रिय शायर का शेर है, वो कहकर मैं बात खत्म कर रही हूँ कि फैज उनसे जो कहने गए थे, फैज जहाँ सदका किए, अनकही ही रह गई वो बात हर बातों के बाद। तो कुछ बातें अभी मुझे लगता है बहुत इम्पोर्टेंट है जो नहीं हुई है, वो आगे